गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है शिखर आईसीएस, जहां हम अलग अलग करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज से संबंधित टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। खासतौर पे ऐसे टॉपिक जो पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा चर्चा में है, डिस्कशन में है, डिबेट्स में है। और ऐसा ही एक नया टॉपिक आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, विच इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट for the interest of common people, rather it is very useful for the students who are preparing for civil services, who are preparing for different competitive exams, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये वो टॉपिक है ईडी। आप देखिए, पिछले कई दिनों से अखबार और जो दूसरे न्यूज़ मीडिया है, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ मीडिया है, चाहे वहाँ पर आपके जो इंटरनेट पर न्यूज़ आ रही है या टीवी पर जो न्यूज़ आ रही है, उसमें आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में मिल रहा है। क्योंकि ईडी ने पिछले कुछ दिनों में जो है, पिछले लगभग एक साल से बहुत बड़े और इम्पोर्टेंट लोगों के ऊपर छापे मारे हैं और बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। उसमें चाहे फिर वो वेस्ट बंगाल के पार्थ मुखर्जी हो जो मिनिस्टर थे वहाँ पर, या फिर आपके संजय राउत हो जो आपके महाराष्ट्र में मिनिस्टर थे, उसके पहले महाराष्ट्र के ही एक मिनिस्टर जो है नवाब मलिक, उन पर कार्रवाई की गई थी। और अभी रिसेंटली दिल्ली के मिनिस्टर पर जो है ऐसी एक्शन की गई है। तो ईडी जो है काफ़ी दिनों से चर्चा में है। हम पढ़ेंगे आज ईडी के बारे में। हम ईडी के बारे में सारी चीज़ों को सिलसिलेवार पढ़ेंगे ताकि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो भी फुलफिल हो, और दूसरी चीज़ आपके लिए काम की चीज़ें भी मिल जाए विच आर यूज़फुल। मैंने जैसे कि कहा कि फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसके बारे में एक तो ये पढ़ेंगे कि ईडी क्या है क्या, व्हाट एग्जैक्टली ईडी इज। दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पर्टिकुलरली द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ईडी। फिर हम ये भी देखेंगे कि ईडी के व्हाट डज इट डू, इसका काम क्या है, वर्क क्या है। और फिर ये भी देखेंगे कि आजकल इतना चर्चा में क्या है, डिबेट में क्या है, खास तौर पे व्हाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड क्यों हो रहा है, आलोचना क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ईडी है क्या। देखिए, ईडी जो है उसका फुल फॉर्म तो मैंने जैसे कि बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, लेकिन कहाँ लोकेट करती है वो भी आप समझिए। देखिए, ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में खूब सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं। देर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज़, आपको नाम सुनने को मिलेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो खूब सारे मंत्रालय मिनिस्ट्रीज़ हैं, और हर मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सपोज फाइनेंस मिनिस्ट्री में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक वर्क्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इस तरह के अलग अलग मिनिस्ट्री से। गृह मंत्रालय में देखिए कि वहाँ पर गृह विभाग है, उसमें राज्य विभाग है, उसमें राजभाषा विभाग है, उसमें जम्मू कश्मीर मामलों का विभाग है। ऐसे खूब सारे अलग अलग विभाग होते हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें एक विभाग है रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्टेब्लिश्ड है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है उसकी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है। आप समझ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक एजेंसी है जिसका काम है जो रेवेन्यू में होने वाली गड़बड़ियां हैं उसको देखना और उसके लिए कार्य करना। अभी इसके काम एग्जैक्टली क्या है वो हम डीप में और देखेंगे। तो साहब, ये तो है आपका ईडी की। ईडी है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ये जो ईडी है ये 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। बीच बीच में कुछ चेंजेस भी हुए हैं। इसका एक मुखिया होता है जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में या डायरेक्टर के रूप में काम करता है। चूँकि डायरेक्टरेट है तो उसका एक डायरेक्टर होता है। फिर इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। ठीक है। तो इसके रीजनल ऑफिसेस, वैसे इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और फिर रीजनल ऑफिसेस है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है और फिर 5 रीजनल ऑफिसेस है, दिल्ली में, कोलकाता में,
बॉम्बे में, चेन्नई में और चंडीगढ़ में। इसके अलावा फिर जोनल और सब जोनल ऑफिसेज भी हैं। अब जो पूरी इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नीचे दूसरे डायरेक्टर्स भी हैं और अलग अलग दूसरे अधिकारी हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर्स है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, दूसरे अधिकारी हैं। मोस्टली इसमें जो पर्सनल्स लिए जा रहे हैं, जो कार्मिक लिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। लेकिन चूंकि इसका कुछ काम पुलिस जैसा है तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी लिए जा रहे हैं, IPS भी इसमें है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब है वो दिया गया है IAS को भी। मोस्टली IRS है, फिर इसमें IPS ऑफिसर्स भी हैं, फिर इसमें IAS ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब करता क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसको इस्टेब्लिश किया गया है कुछ कानूनों को एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ लॉज को एग्जीक्यूट करने के लिए। खास तौर पे 3 लॉज। एक कानून है फेमा, एक कानून है PMLA और एक कानून है FEOA। एक एक कानून को समझ लीजिए आप अच्छे से। फेमा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, 1999 का एक्ट है। एक्चुअली अर्लियर इट वाज फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, जो फॉरेन एक्सचेंज को के जो जितना भी एक्सचेंज होता था उसको रेगुलेट करता था। विदेशी मुद्रा कोई लेता था, रुपया दे के विदेशी मुद्रा ले या विदेशी मुद्रा दे के रुपया ले, तो इससे संबंधित जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, जितना भी लेन देन होगा, वो जो है फेरा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन 1999 में फेरा वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा, फेरा की जगह फेमा आ गया। अब फेमा जो है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है, लेन देन में कोई गड़बड़ी होती है, विदेशों से आप विदेशी मुद्रा लेते हैं या विदेशी मुद्रा के लेन देन में कोई गड़बड़ी करते हैं, बिना सरकार की जानकारी के विदेशी मुद्रा में की डील करते हैं, विदेशी मुद्रा को अपने पास रखते हैं अवैध रूप से, तो ये सब फेमा कानून का उल्लंघन होता है, उससे संबंधित कार्य करता है। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम। इसका भी हिंदी बता दूं, यह है विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, फेमा। यह है धन शोधन प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम। तो धन शोधन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको आप सीधे सीधे समझिए, जैसे लॉन्ड्री में हम गंदे कपड़े को धोकर सफ़ेद कर देते हैं या गंदे कपड़े को धोकर साफ़ करते हैं, ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है कि आपके पास जो ब्लैक मनी रखा है, आपके पास जो काला धन रखा है, आपने गलत तरीके से, गलत सोर्सेज से पैसा कमाया है और वो पैसा अब आप उसको जो है लीगल मनी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको काले को सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू ए वाइट। तो उसमें यह होता है कि लोग बार बार एक्सचेंज करके मैं आपको पैसे दे दूं, फिर आप मेरे यहाँ से सामान खरीद लें, सर्विसेज खरीद लें, तो जो पैसा मेरे पास है वो ब्लैक मनी है, मैं आपको दे दूं, फिर आप मुझे वापस ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से जब आप मुझे ट्रांसफ़र करेंगे किसी सर्विसेज के बदले में, किसी वस्तु के बदले में आप मुझे पैसा देंगे, तो वो पैसा वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लैक टू वाइट में, ब्लैक मनी टू वाइट में कन्वर्ट करने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ये है तो सरकार के साथ एक प्रकार का धोखा। तो इसको रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई गड़बड़ी करता है, काले धन को शोधन करने की कोशिश करता है, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश करता है, इलीगल एक्सचेंज ऑफ मनी करता है, इलीगली मनी को अपने पास रखता है, जैसे कि वो पार्थ मुखर्जी के पास पैसा पाया गया, या गलत तरीके से आप किसी से इलीगल पैसा रिसीव करते हैं या उसको पैसा देते हैं, तो ये सब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की ब्रीचिंग है, उसका वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। तो इससे संबंधित ये कार्य करता है। तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट। इसको समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2018 का एक लॉ है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अफेंडर्स एक्ट, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम। थोड़ा थोड़ा आपको भगोड़ा शब्द से समझ में आ गया होगा। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति भारत में किसी प्रकार का आर्थिक अपराध करता है और भाग जाता है विदेश,
ठीक है, अब आपको कुछ नाम याद आ रहे होंगे, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने भारत में आर्थिक अपराध किए, टैक्स में चोरी की और किसी प्रकार से इकोनॉमिक गड़बड़ियाँ की। नीरव मोदी ने जैसे गलत तरीके से बैंक की परमिशन का उठाया, मतलब का अवैध लाभ उठाया और सिंगापुर में जाके पैसे जो है कन्वर्ट कर लिए, मलेशिया में कन्वर्ट कर लिए, या विजय माल्या ने जैसे बैंक से ऋण लिया, चुकाया नहीं। तो ये लोग क्या है, पैसा ये भारत में गड़बड़ी की, एक आर्थिक अपराध की और चले गए कहाँ, चले गए विदेश। तो ऐसे लोगों को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के दो तरीके थे, या तो इनका एक्सट्रेडिशन करते, इनको वहाँ से लेके आते, जिसके लिए उस देश के कानूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कई बार हो नहीं पाता है। तो उसके लिए ये कानून है कि जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है उनके विरुद्ध उन पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराधी है तो उसके विरुद्ध ज़बरदस्त कार्रवाई की जाती है, उसकी संपत्तियों पर, उसकी जो भी परिसंपत्ति होगी भारत में उसको सीज किया जा सकता है, उसके ऑपरेशंस को रोका जा सकता है। अगर उसने विदेशों में कोई संपत्ति की खरीदी है तो वो भी सीज़ की जा सकती है, जैसे नीरव मोदी की सिंगापुर में जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको सीज़ किया गया है, विजय माल्या की संपत्ति को सीज़ किया गया है। अभी बीच में सरकार ने ये जानकारी दी थी कि विजय माल्या ने जितना का लोन जो है गड़बड़ किया था, लोन चुकाया नहीं था, उससे 1.5 गुना की उसकी संपत्ति अभी तक सीज़ की जा चुकी है, 1.5 टाइम्स। ठीक है, तो ये इसी के द्वारा होता है। तो ये 3 कानूनों को क्रियान्वित करना कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में कोई गड़बड़ कर रहा है उस पर कार्रवाई करना फेमा के अंतर्गत, अगर कोई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत काले धन को लेन देन कर रहा है, काले धन को छुपा रहा है, काले धन से संबंधित कोई अपराध कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करना, और कोई जो भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, जो भगोड़े आर्थिक अपराधी है, जो यहाँ से भाग गए हैं, उन पर कार्रवाई करना। ये काम करता है ईडी। ठीक है, अब काम कैसे करता है? देखिए, काम ईडी का काम जो है वो 2 तरह का है। एक तो एक डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के, दूसरा पुलिस के नेचर का काम है। पुलिस के नेचर का काम यह है कि ये किसी पर भी छापे मार सकता है, जो हम आजकल देख रहे हैं कि चाहे वेस्ट बंगाल में पढ़ रहे हो या दिल्ली में पढ़ रहे हो, वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट तो छापे, रेड डाल सकता है, पहला। दूसरी चीज़ ये है कि ये किसी भी प्रकार की संपत्ति को सीज कर सकता है, वेदर इट इज़ कैश या और किसी प्रकार की कोई परिसंपत्ति हो, असेट्स हो, उसको सीज कर सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि ये किसी भी अपराधी को अरेस्ट कर सकता है, सॉरी अपराधी नहीं है, अभियुक्त है। ठीक है, उसको जो है अभियुक्त को, आरोपी को अरेस्ट कर सकता है और अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत भी कर सकता है और कोर्ट से रिमांड भी ले सकता है कि साहब इस व्यक्ति को हम अभी इतने दिनों तक पूछताछ के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, तो पुलिस रिमांड मांगते हैं तो रिमांड पर भी ले सकते हैं और कोर्ट उनको रिमांड देता भी है। इसके अलावा पूरी जांच होने के बाद, पूरी चार्जशीट बनाने के बाद ये मामले को कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पावर बड़ी ज़बरदस्त है। तो कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद फिर कोर्ट जो है निर्णय लेगा कि वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, और अगर वो होगा तो कोर्ट जो भी सज़ा देना चाहेगा वो सज़ा देगा। तो इस तरह से ये सारी कार्रवाई कर सकता है कौन? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। अब चर्चा में क्या है? चर्चा में एक तो यह है कि बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ईडी जब से, मतलब ईडी ने पिछले 10-12-8 साल में बहुत तेज़ी से कार्रवाई की। इसके पहले जो कार्रवाई की उसमें केसेस बहुत कम थे, केवल 5-5,500 केसेस थे। अब केसेस की संख्या बढ़ रही है और सीज की गई संपत्ति की मात्रा तो जो है लगभग 150 गुना बढ़ गई है। इतनी ज़बरदस्त मात्रा में जो है प्रॉपर्टी सीज की गई है, जब्त की गई है। तो इसकी कार्रवाई धीरे धीरे बहुत तेज़ हो रही है, बड़े बड़े लोगों पर हो रही है और आरोप यह है कि केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है विपक्षी दलों के मंत्रियों पर कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आरोप भी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि द सेंट्रल एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। तो राजनीतिक द्वेष के लिए इसका उपयोग हो रहा है, राजनीतिक बदला भांजने के लिए जो है इसका उपयोग हो रहा है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है।
तो इसलिए भी चर्चा में है। अब ये उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, दुरुपयोग लगता तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर दुरुपयोग हो रहा है तो आप कोर्ट जाइए। भाई, पुलिस आपके विरुद्ध अगर ज्यादती करती है या और कोई एजेंसी ज्यादती करती है तो आपके पास क्या मार्ग है? आप कोर्ट जा सकते हैं ना, पर इनमें से कोई भी कोर्ट नहीं जा रहा है, बल्कि वो एजेंसी ही कोर्ट ले आ रही है इनको। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और बड़ा काला है। इसी कारण जो है ये अपने विरुद्ध हो रही कार्रवाई को कोर्ट में ले भी नहीं जा रहे हैं, और कार्रवाई के विरुद्ध पॉलिटिकली हो हल्ला मचा रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो हल्ला हो रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो हल्ला हो रहा है, लेकिन कोर्ट में जाके जहां एग्जैक्टली इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है या निर्णय हो सकता है या आपको किसी प्रकार का जो है रिलैक्सेशन मिल सकता है बीइंग एन इनोसेंट, आप वहां नहीं जा रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि साहब आपका कोई ना कोई तो ज़बरदस्त अपराध है, जिसके कारण आप केवल पॉलिटिकल हो हल्ला मचा रहे हैं। अब मिसयूज हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम लोग निर्णय नहीं ले सकते। तो ये है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित सारी जानकारी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको नियमित रूप से मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।